consisting of 5 sections with 30 students per section. The school plans for a picnic around the city during the weekend to places such as the zoo, the amusement park, the planetarium, etc. A private transport operator has come forward to lease out the buses for taking the students. Each bus will have maximum capacity of 50, excluding 2 seat prices to students and rent per bus. No costs are incurred in respect of accompanying teachers except the allowance of ₹50 per teacher. You are required to prepare, number 1, a flexible budget estimating the total cost for the level of 30, 60, 90, 120 and 150 students. Each item of cost is to be indicated separately. Sorry. Compute average cost per student at these levels. आप हेडिंग डालिएगा फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट. पर्टिकुलर्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में ओके 30, 60, 90, 120 एंड 150. ठीक है. चलिए सबसे पहले लिखेगा वेरिएबल एक्सपेंसेस. वेरिएबल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हो गए जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ आइडेंटिफाई करे जा सकते हैं. स्टूडेंट्स ज्यादा होंगे तो एक्सपेंसेस भी ज्यादा हो जाएंगे. बताइएगा पहला एक्सपेंडिचर कौन सा कहा जा सकता है? अरे भाई बाहर जा जाओ, चले जाओ भैया, अगर ऐसा ही कुछ है तो. साहब जी बता ही दो भैया, हंसी किस बात पर आ रही है, बता ही दो भाई. कोई चुटकुला सुनाया होगा इन्होंने, हंसी इनकी रुक नहीं रही. अब आप सुनाई दो, सबको सुना दो. अच्छा अगर ऐसा तो नहीं, हंसी इनको आ रही तो सुना दो भैया. कुछ नहीं हुआ अभी तो ना. ब्रेकफास्ट करिए आप लोग. बताओ भाई ब्रेकफास्ट का खर्चा कितना लिखा है क्वेश्चन में? ₹5 पर स्टूडेंट. तो 30 स्टूडेंट का खर्चा बताइए. 150 रुपए, उसके बाद 300 रुपए, 450, 600 रुपए और आखिर में 750 रुपए. हो गया ब्रेकफास्ट? हाँ जी. अब क्या करना है? लंच. लंच में कितना खर्चा होगा भाई? ₹10 पर स्टूडेंट. तो ये हो गया 300 रुपए, 600 रुपए, 900 रुपए, 1200 रुपए और आखिर में 1500 रुपए. अब क्या करना है? अब जाए उसमें खर्चा कितना होगा?
₹3 पर स्टूडेंट। तो ये हो गया 30 स्टूडेंट्स के लिए 90, 180, 270, 360 और लास्ट में 450। देखो जी, खाना पीना बहुत हो गया। अब जिस काम के लिए गए हैं वो काम भी हो जाए, है कि नहीं? ऐसा लगता है आप पिकनिक मनाने नहीं, खाने पीने के लिए बाहर गए, कुछ और काम भी कर लो भाई। क्वेश्चन कहता है एंट्रेंस फी एट जू। हाँ जी, एंट्रेंस फी एट जू ₹2। ओके, ₹2 पर स्टूडेंट। तो ये हो गया ₹60, 120, 180, 240, 300। आपने वो सारे एक्सपेंसेस लिख लिए कि जिनको हम स्टूडेंट्स के साथ आइडेंटिफाई कर पा रहे थे। तो 30 स्टूडेंट्स के लिए कितने हो गए? 600। 60 स्टूडेंट्स के लिए कितने हो गए? 1200। 90 स्टूडेंट्स के लिए कितने हो गए? 1800। 120 स्टूडेंट्स के लिए 2400। 150 स्टूडेंट्स के लिए 3000। तो आपने वेरिएबल एक्सपेंसेस सारे ही लिख ली, वेरिएबल एक्सपेंसेस आपने सारे लिख ली। अब आप लिखेंगे फिक्स्ड एक्सपेंसेस। आप वो एक्सपेंसेस लिखेंगे जिनका नंबर ऑफ स्टूडेंट से कुछ लेना देना नहीं। जैसे एक क्वेश्चन में लिखा है प्राइज मनी, टोटल प्राइज मनी कितना? 250 रुपए। अब आप जानते हो स्टूडेंट्स कितने भी क्यों ना हो, हमने तो प्राइस 250 रुपए ही देना। कम स्टूडेंट्स होंगे तो भी 250 का प्राइस दे देंगे। अच्छा, ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि कितने मर्जी स्टूडेंट्स क्यों ना हो, फर्स्ट हमेशा एक ही बच्चा आता है ना? 500 स्टूडेंट हो तो भी उसमें से एक ही फर्स्ट आता है, तो जो फर्स्ट आएगा उसको 250 रुपए दे देंगे, बात खत्म, जितने मर्जी स्टूडेंट्स क्यों ना हो। दूसरा फिक्स कॉस्ट बताइए। ब्लॉक एंट्रेंस फी एट प्लानिटेरियम। ब्लॉक एंट्रेंस फी से आपका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ना उसमें काउंट नहीं होते, ब्लॉक अमाउंट पे करा जाता है। यानी जितने भी स्टूडेंट्स हो, स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स आ जाएं, वो स्टूडेंट्स काउंट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जी 250 रुपए दे दो और जितने मर्जी स्टूडेंट्स आ जाओ। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस का टोटल 500 रुपए। यहां तक ठीक है? अब आप क्या करेगा, अब आपको लिखना है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस की लिस्ट में नंबर 1 लिखेगा रेंट। रेंट ऑफ बस ₹650 पर बस। देखो जी, ये वो सेमी वेरिएबल एक्सपेंस है जिसके बारे में हम ये बता ही नहीं सकते कि इसमें वेरिएबल पोर्शन कितना है
और इसमें फिक्स्ड पोर्शन कितना। ये खास किस्म का सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है। जैसे अगर तो स्टूडेंट जाएंगे 30, तो एक ही बस किराए पे लेनी होगी ना, तो एक बस का किराया कितना देना होगा, 650 रुपए। अगर 60 स्टूडेंट जाएंगे या 90 स्टूडेंट जाएंगे तो आप 2 बस किराए पे लेके जाएंगे, 2 बसों का किराया कितना हो गया, 1300 रुपए। अगर 120 स्टूडेंट लेके जाओगे या 150 स्टूडेंट लेके जाओगे तो 3 बस किराए पर होंगी, और 3 बस का किराया हो गया 1950 रुपए। ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है कि जी इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से आखिरकार वेरिएबल और फिक्स्ड अलग अलग क्यों नहीं हो सकते। मैं आपको बताता हूं, असल में इसके पीछे एक बड़ा स्पेसिफिक रीजन है। इकोनॉमिक्स में जब इस कॉस्ट को पढ़ाया जाता है तो इसका जब डायग्राम बनाया जाता है तो वो इस तरीके से बनता है। हम इसको स्टेप कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें सीढ़ियां बन जाती, कुछ ऐसा है। देखिए, अगर तो स्टूडेंट हैं 50 तक तो एक ही बस किराए पे लोगे और 650 का किराया दोगे। मान लीजिए 51st स्टूडेंट आ गया, तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग आपको एक बस किराए पे लानी होगी। होगा ये कि 50 स्टूडेंट तो एक बस में जाएंगे और अकेला एक स्टूडेंट जो होगा वो बेचारा दूसरी बस में जाएगा। आप चाहें तो 25 इधर 26 उधर कर लीजिए, वो आपकी मर्जी। बट थ्योरेटिकली स्पीकिंग ऐसा तो नहीं सकता उस बच्चे को एडजस्ट कर लेते, ये तो अलाउड नहीं। ओके, जैसे ही 51st स्टूडेंट आया तो एक और बस किराए पर ली गई, तो जो किराया 650 था ना वो एकदम डबल हो गया। डबल हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, 52nd स्टूडेंट आया, अब क्या करें, कहीं अभी तो बड़ी सीटें खाली पड़ी, उसी बस में बैठो। 53rd स्टूडेंट आया, उसी बस में बैठा। मैं कहता हूं 100th स्टूडेंट तक भी आए तो भी उसी बस में बैठना है, यानी खर्चा नहीं बढ़ेगा। 101st स्टूडेंट आया, तीसरी बस आ गई, 650 का खर्चा बढ़ गया। इसका मतलब ये खास किस्म की कॉस्ट है, ये बड़ी देर तक सेम रहती है, लेकिन एक लेवल को टच करके ये कॉस्ट जंप कर जाती है, बड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर ये बड़ी देर तक सेम रहती, फिर एक लेवल को टच करके सीधा जंप करती, फिर ऐसे। इसका डायग्राम ऐसे करके बन जाता, इसलिए इसको स्टेप कॉस्ट भी कहते हैं। और ये वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है कि जिसके वेरिएबल और फिक्स्ड पोर्शन को अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए मजबूरी में हम भी अलग लिख रहे। अच्छा, नंबर 2 बताइए कौन सी, स्पेशल परमिट फी। स्पेशल परमिट फी क्वेश्चन में कितने गिवन है, ₹50 पर बस। तीस स्टूडेंट यानी एक बस और एक बस का खर्चा 50 रुपए। 60 स्टूडेंट और 90 स्टूडेंट यानी 2 बस और 2 बस का खर्चा 100 रुपए। 120 और 150 स्टूडेंट यानी 3 बस और खर्चा 150 रुपए। ये भी ठीक है। लास्ट लिखेगा अलाउंसेस टू टीचर्स, लिखेगा अलाउंसेस टू टीचर्स। एक बस में 2 टीचर जाएंगे, एक एक टीचर को 50 रुपए दिए जाएंगे।
अगर आप लेके जाओगे 30 स्टूडेंट यानी एक बस, तो लेके जाओगे 2 टीचर, तो टीचर के अलाउंस का अमाउंट हो गया 100 रुपए। अगर आप 60 या 90 स्टूडेंट लेके जाओगे, 2 बस लेके जाओगे, 4 टीचर लेके जाओगे, 200 रुपए। और आखिर में 300 रुपए। ₹800 के बाद 1600 रुपए, 1600 रुपए, 2400 रुपए और आखिर में 2400 रुपए। फिर तो जी हम टोटल कॉस्ट भी बता सकते हैं। 600 और 500 और 800 1900 रुपए, 3300 रुपए, 3900 रुपए, 4300 रुपए, 5300 रुपए और आखिर में 5900 रुपए। अब लास्ट में कैलकुलेट करेंगे एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट। देखो भी 1900 की कॉस्ट है, 30 स्टूडेंट है, पर स्टूडेंट कॉस्ट कितनी होगी? 63.33। 3300 60 स्टूडेंट 55। 3900 90 स्टूडेंट 43.33। 5300 44.17। लास्ट में 39.33। 39.33। चलिए, फ्लेक्सिबल बजट का कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक निकाल लीजिए। पिछली क्लास में जो लीज फाइनेंसिंग के क्वेश्चन हुए थे वो थे क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 43। मैं लीज फाइनेंसिंग के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। वो क्वेश्चन जो कि है 38 से लेकर 44 तक, ये लीज फाइनेंसिंग के क्वेश्चंस है ना। ओके, लीज फाइनेंसिंग के जो क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 41, 42 एंड 44, ठीक है ना। मैं लीज फाइनेंसिंग के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। चलिए आइएगा पेज नंबर 95 पर, पेज नंबर 95 और आप पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 40। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 40 है एकदम इसका एक रिपीटेटिव क्वेश्चन है, रिपीटिशन है, वो है क्वेश्चन नंबर 42। तो अगर मैंने क्वेश्चन नंबर 40 आपको करवा दिया तो आप मानिए आप क्वेश्चन नंबर 42 भी कर लेंगे। इसीलिए आप देखिएगा कि क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर उसके साथ लिखा हुआ।
क्वेश्चन नंबर 40 मैं आपको करवा के दूंगा, क्वेश्चन नंबर 42 आप खुद करेंगे और क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर उसके साथ लिखा हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ना शुरू करते हैं। मॉडर्न आउटलुक लिमिटेड, ए स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग फर्म, इज कंसीडरिंग एक्विजिशन ऑफ ए मशीन. It is considering following two alternatives. Alternative first was to lease the machine for 7 years, which was machine's expected useful life. The annual lease payment would be rupees 14,700 and would include service and maintenance. Lease payments would be due at the beginning of the year. ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको अंडरलाइन करिएगा। हमने पहले भी लीज रेंट वाले काफी क्वेश्चन करे हैं, हमें मालूम है कि जो रेंट की पेमेंट होती है वो साल के आखिर में होती है, पर अब वो कह रहे हैं नहीं, लीज के रेंट की पेमेंट साल के शुरू में करनी होगी। पहले साल का रेंट पहले साल के शुरू में देना होगा और 7वें साल का रेंट 7वें साल के शुरू में देना होगा। Second alternative would be to purchase the machine through 100% loan from financing subsidiary. The cost of the machine is rupees 50,000. It would make 7 annual payments of 9,935 each to repay the loan of rupees 50,000. Payments would be at the end of each year. Tax rate is 50%. It was estimated that equipment has expected salvage value of rupees 1,000. The company plans to depreciate the equipment by using straight line method. The service and maintenance would cost rupees 3,700 annually. You are required to advise MOL, यानी ये कंपनी का नाम है, on the desirability of alternative plans. Assuming that rate of interest is 9% per annum. और हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स भी दे रखे हैं। ठीक है, तो आप एक काम करिएगा, आप लिखिएगा ऑप्शन 1, लीज ऑप्शन। पहला ऑप्शन हमारे सामने है लीज ऑप्शन। अब ये बताइए, अगर आप लीज ऑप्शन में गए तो आप हर साल कितना रेंट पे करेंगे? फिर से बताइए। 14,700। क्या आपको रेंट के अलावा भी कोई और अमाउंट पे करना है? क्वेश्चन ने बड़े ध्यान से एक बात कही, जहां रेंट की इंफॉर्मेशन दी, इट वुड इंक्लूड सर्विस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। आप रेंट पे करिए और बस रेंट पे करिए। अगर इस मशीन को कोई सर्विस मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी तो जिसने आपको एसेट किराए पर दी है वो इसको मेंटेन करेगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आप बस रेंट दीजिए, आपका काम है सिर्फ रेंट देने का। ठीक है, हम भी रेंट पे करें, तो हमने हर साल रेंट देना है 14,700 रुपए, लेकिन हम जानते हैं कि रेंट एक एक्सपेंडिचर होता है, इसके ऊपर टैक्स सेव किया जा सकता है। तो आपने आधा टैक्स सेव कर लिया, बाकी जो आधा आ गया उसे आप क्या कहना चाहेंगे? इफेक्टिव कैश आउटफ्लो। और इसके ब्रैकेट्स में लिखेगा ईयर्स
027। देखिए, जब आप पहले साल का रेंट पहले साल के शुरू में दोगे तो मैं इसे ईयर 0 बोलूंगा ना। दूसरे साल का रेंट दूसरे साल के शुरू में दोगे तो मैं उसे ईयर 1 एंड कहूंगा ना। सिमिलरली 7वें साल का रेंट 7वें साल के शुरू में दोगे तो मैं उसे ईयर 6 एंड कहूंगा ना। तो इसका मतलब मुझे ये पेमेंट करनी है, हाँ ये गड़बड़ होगी, ईयर्स 0 to 6, ऐसे कहना चाहिए 0 to 6। ओके, पहले वाले क्वेश्चन में तो हम 1 to 7 बोला करते थे, पर अब हमें बोलना चाहिए 0 to 6। ठीक है, फिर आप लिखिएगा PVAF और ब्रैकेट्स में लिखिएगा ईयर्स 0 to 6। ओके, आप क्या करिएगा, क्वेश्चन में आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखे, 0 का भी दे रखा है, आप 0 से लेके 6 तक का टोटल करिएगा, ईयर 7 काउंट मत करिएगा, 0 से लेके 6 तक का टोटल करेगा। 6.076 आपने बताया 6.076। तो आपने लिखा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इफेक्टिव कैश आउटफ्लो। क्या लिखा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इफेक्टिव कैश आउटफ्लो 7,350 रुपए की हमने इफेक्टिव पेमेंट करनी है। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6.076 से। दोबारा बोलिए, 44659 आपने बताया 44659। ऑप्शन 1 तो डील हो भी गया, आपने इफेक्टिव कैश आउटफ्लो पता किया और उसको आपने PVAF से मल्टीप्लाई करा। पोजीशन क्लियर है। आइए अब हम ऑप्शन नंबर 2 की तरफ बढ़ें। ऑप्शन नंबर 2 के ब्रैकेट्स में क्या लिखेगा, परचेज ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 ब्रैकेट्स में लिखेगा परचेज ऑप्शन। अब हम एसेट को खरीदेंगे। अगर आपके पास खरीदने के पैसे नहीं है तो आप उधार ले लीजिए, उधार के पैसों से खरीदेंगे, ठीक है ना। अब हम ये जो केस डील करने जा रहे हैं ना, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव केस है और इसमें आपको अच्छी खासी नॉलेज भी मिलेगी। बहुत ध्यान से समझने वाला केस। पहले हमने जो लीज फाइनेंसिंग के क्वेश्चन करे हैं ये उससे काफी हद तक अलग है। खैर, पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको कॉलम्स कितने बनाने हैं। काफी कॉलम्स हैं। लोन में एक तो होगा ओपनिंग बैलेंस, दूसरा है लोन रीपेड, तीसरा है इंटरेस्ट पेड। मैं ये कहूंगा, एक बार ना आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा, ओपनिंग बैलेंस है, लोन रीपेड है और इंटरेस्ट पेड है। इसके बाद है डेप्रीसिएशन। अच्छा, डेप्रीसिएशन के बाद क्वेश्चन में एक और एक्सपेंडिचर दे रखा है, एक और एक्सपेंडिचर दे रखा है, उसका नाम है सर्विस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। हमें उसको भी डिस्कस करना पड़ेगा। अच्छा, इन सबको डिस्कस करने के बाद फिर हमको टैक्स सेविंग का मैटर भी, इसके ऊपर भी बात करनी।
टैक्स सेव्ड के बाद ही हम क्या बता सकते हैं? इफेक्टिव कैश आउटफ्लो। और इफेक्टिव कैश आउटफ्लो एक बार पता चल जाए, फिर हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और जब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ₹1 का फैक्टर भी लिखेंगे और टोटल भी लिखेंगे। अब आप ये सारे कॉलम्स बना लीजिए। करें शुरू। मैंने आपको कहा ही है कि ये क्वेश्चन पहले करे क्वेश्चन से बहुत अलग है, और इसमें एक ऐसा पॉइंट है जो हम सब लोग जानना चाहते हैं कि कैसे ऑपरेट करता है, बस यही नहीं पता चलता जी, ये हम पता कहां से करें। तो आप सब लोग अगर तैयार हैं तो इसके ऊपर मैं डिस्कशन शुरू करता हूं, सुनेगा। देखिए, आप लोगों ने होम लोन के बारे में तो सुना ही हुआ ना, जो घर खरीदने के लिए जो लोन लिया जाता। अगर आप घर खरीदने के लिए 1 लाख रुपए का लोन लो, 1 लाख रुपए का, और आप वो लोन लो 20 साल के लिए, क्योंकि घर खरीदने वाले जो लोन हैं वो इतने पीरियड के मिल जाते, 20 साल। तो 20 साल तक हर महीने कितनी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है, मैं आपको बताना चाहूंगा। लगभग 1000 रुपए। हालांकि कोई बैंक 980 970 के रेट पर भी दे देता है, पर आप 1000 मान लीजिए। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं 1000 रुपए की इंस्टॉलमेंट हर महीने पे करूं 20 साल तक लगातार, तो मुझे टोटल कितनी पेमेंट करनी होगी? 1 साल के 12 महीने और 20 साल, 2,40,000। शुरू में मैंने लोन कितना लिया? 1 लाख। 20 साल में मैं टोटल कितने रुपए लौटाऊंगा? 2,40,000। काफी डिफरेंस है, पर वो डिफरेंस जेन्युइन ग्राउंड्स पर है। 20 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। अगर आप होम लोन लोगे तो आपको ऐसी पेमेंट करनी पड़ेगी। पर मैं असल में कुछ बात और डिस्कस करना चाहता हूं आपसे, इसका तो मैं सहारा ले रहा हूं। मैं जो बात डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि पहले साल की पहले महीने की इंस्टॉलमेंट 1000 और आखिरी साल के आखिरी महीने की इंस्टॉलमेंट भी 1000। हाउ इज दैट पॉसिबल? वही तो मैं कह रहा हूं, ये कैसे हो सकता है कि जी पहली इंस्टॉलमेंट भी 1000, आखिरी इंस्टॉलमेंट भी 1000? भाई कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। आखिरकार ये ईएमआई का जो झंझट है, जो कंसेप्ट है, ये कैसे अप्लाई होता है? इंस्टॉलमेंट एक जैसी कैसे हो सकती है? ये अपने आप में एक सवाल है कि हमें इस सवाल का जवाब ढूंढना है, और यकीन मानिए ये क्वेश्चन आपको इस सवाल का जवाब देगा। देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा है कि हमने लोन लिया है 50,000 रुपए का, ये क्वेश्चन में लिखा है, और हमने 7 साल तक हर साल पेमेंट करनी है 9,935। भाई अगर मैं 9,935 की 7 इंस्टॉलमेंट देता हूं तो ये कितना आता है? 69,545।
अगर मैं 50,000 का लोन लेकर 69,545 की पेमेंट करता हूं तो बैलेंस 19,545 क्या? इंटरेस्ट। 50,000 तो मुझे लौटाना ही था, मैंने उसके अलावा जो दिया वो इंटरेस्ट है ना, है कि नहीं? लेकिन बड़े ध्यान से इन्होंने हर साल की पेमेंट 9,935 फिक्स कर दी। यही तो डिस्कस करना है कि हर साल की पेमेंट फिक्स कैसे हो जाती है कि नहीं? आइए शुरू करते हैं। देखो जी, जब पहला साल चढ़ा तो लोन का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 50,000 रुपए। ओके, आपने ये लोन लिया है 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 9%। तो 50,000 का 9% बताइए कितना आता है? इसका मतलब आप पहले साल इंटरेस्ट कितना पे करोगे? 4,500 रुपए। ओके, अगर 4,500 का इंटरेस्ट है और पेमेंट है 9,935, तो 9,935 में से 4,500 निकाल दो। 5435 क्या है? लोन रीपेड। ओके, आइए 9,935 की पेमेंट करें, जिसमें 4,500 हम इंटरेस्ट की पेमेंट करें और 5,435 हम लोन को रीपे करें। यही इसका मतलब है। अच्छा, 50,000 में से 5,435 निकल गए, 5,435 ही निकले ना, वो बाकी तो इंटरेस्ट था। तो दूसरे साल का लोन का ओपनिंग बैलेंस कितना हुआ? 45,445,665। ठीक है ना? ये दूसरे साल का ओपनिंग बैलेंस बन गया। अब आप दूसरे साल इसके ऊपर आप 9% इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो आएगा 4011। ठीक है ना? आपने पेमेंट करनी है 9,935। अगर उसमें 4,011 इंटरेस्ट का है, बाकी हो गया लोन रीपेड 5,924। अब समझिए इस बात को, जब हम पहले साल से कंपेयर करते हैं तो दूसरे साल में इंटरेस्ट कम है, अकॉर्डिंगली दूसरे साल में लोन रीपेड ज्यादा है। हर अगले साल में क्या होता जाएगा कि इंटरेस्ट वाला अमाउंट कम होता जाएगा और लोन रीपेड वाला अमाउंट बढ़ता जाएगा। यहां पर भी ऐसा ही होता है। आपको 1,000 की इंस्टॉलमेंट बता दी गई महीने की, हम आपको यह भी बता सकते हैं अगर आप जानना चाहो तो, कि जो आप हर महीने 1,000 रुपए दोगे उसमें इंटरेस्ट कितना होगा और लोन रीपेड कितना होगा। आप नहीं जानना चाहते, ये आपकी समस्या। जो लोग लोन लेते हैं वो कहते हैं झंझट में कौन पड़ेगा, हर महीने कितने देने भाई, 1,000 रुपए ना, बस बात खत्म। आप चाहें तो बैंक से ब्रेकअप ले सकते हैं कि जी जो मैं हर महीने 1,000 रुपए देता हूं, इसमें मैं इंटरेस्ट कितना देता हूं और मैं लोन कितना रीपे करता हूं। पर बैंक ने इस बात का ध्यान रखा है कि लोन रीपेड प्लस इंटरेस्ट पेड 1,000 ईच मंथ। ऐसा क्यों करा जाता है? क्योंकि कस्टमर इस बात को ध्यान से समझ लेता है ना, उसको मालूम चल गया जी अब मुझे हर महीने 1,000 रुपए देने बस, और मुझे कुछ नहीं करना। तो ये सिचुएशन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल है। बस इतनी सी बात है। तीसरे साल का लोन का ओपनिंग बैलेंस 38,641, इसका 9% 3478, लोन रीपेड 6457। चौथे साल का लोन का ओपनिंग बैलेंस 32,184 का 9% 2897। लोन रीपेड आपने बताया 7038।
5वें साल का लोन का ओपनिंग बैलेंस 25146, इसका 9%, 2263, लोन रीपेड 7672, छठे साल का लोन का ओपनिंग बैलेंस 17474, इसका 9%, 1573, लोन रीपेड 8362, सातवें साल लोन का ओपनिंग बैलेंस 9112, इसका 9%, आपने बताया 820, पर आप लिखिएगा 823, आप 3 रुपए ज्यादा बढ़ाकर लिख दीजिए। फिर आप मुझे बताइए लोन रीपेड कितना हो गया? क्या लोन पूरी तरह रीपे हो चुका है? क्या आपको लगता है मैंने 3 रुपए की कैलकुलेशन जबरदस्ती मैनिपुलेट करी? मैं मैनिपुलेट ना करता तो फिर मैं क्या कर सकता था बताइए? मैनिपुलेट करना तो जरूरी था, वरना आप अगर इंटरेस्ट यहां 820 लिखवा देते तो मैं लोन रीपेड कितना लिखता? तो फिर तो आप लोन का क्लोजिंग बैलेंस -3 बनवा देते, उसका मैं क्या करता? फिर तो मैं और फंस जाता, 3 ही नंबर कट जाते मेरे, अगर मैं ऐसे -3 का बैलेंस ले आऊंगा। देखो जी, ऐसा है अकाउंट्स में भी आपको, क्या ये बात सच है कि आपको जुगाड़ करना सिखाया जाता है? भाई ये तो आप जानते हो ना कि डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल मिलवाना पड़ता है, किसी तरीके से ना मिल रहा हो तो फिर सिखाया जाता है जी किसी तरीके से मिलाओ, और क्या, टोटल तो सेम होना चाहिए ना। अब मैं -3 का बैलेंस करवाऊं, आपको अच्छा लगेगा? अच्छा चलो बताओ, -3 वो असल में फर्क क्यों आ रहा था? रीजन बताओ। 6 साल से अप्रोक्सीमेशन कर रहे थे, अगर हर साल 50 पैसे भी इधर के उधर हो जाएं तो 6 साल में 3 रुपए इधर के उधर नहीं हो जाएंगे? तो अगर मैंने 3 रुपए का अप्रोक्सीमेशन कर भी दिया तो मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर कोई हायतवा मचाई जानी चाहिए। ठीक है, इतना तो चलता ही है। खैर, डेप्रिसिएशन के मुद्दे पर आए। देखो जी, मशीन खरीदी गई 50,000 की, रीसेल वैल्यू है 1,000 है ना? ओके, रीसेल वैल्यू है 1,000, स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसका मतलब हर साल का डेप्रिसिएशन है 7,000। सर्विस मेंटेनेंस का खर्चा कितना है? 3,700 रुपए। ओके, 3,700 रुपए। अब सवाल ये उठता है जी आप टैक्स कितना सेव करेंगे? उससे पहले सवाल ये उठता है कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस 3 हैं, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड सर्विस एंड मेंटेनेंस। आपने करना क्या है? इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस सर्विस एंड मेंटेनेंस और उसका 50% एक्सपेंडिचर का टोटल करिए और उसका 50% टैक्स सेव करिए। पहले साल की टैक्स सेविंग बताएं। 7,000, ये आपने मुझे पहले साल की टैक्स सेविंग बताई। दूसरे साल की टैक्स सेविंग 7,356, 7089, 6799, 6482, 6137,
5762। ओके, आपने बताया 5762। टैक्स सेव्ड भी आपने बता दिया। अब इफेक्टिव कैश आउटफ्लो हम कैसे पता करें? अगर लोन रीपेड है 1, इंटरेस्ट पेड है 2, सर्विस मेंटेनेंस है 3, टैक्स सेव्ड है 4, तो इफेक्टिव कैश आउटफ्लो का फॉर्मूला 1 + 2 + 3 - 4। ठीक है ना? तो पहले साल का इफेक्टिव कैश आउटफ्लो कितना है? 6035। दूसरे साल 6275, सॉरी 6279। तीसरे साल 707, दोबारा बोलिए, 7079। 6546। फोर्थ ईयर का बताइए। 6836। पांचवें साल का बताइएगा। 71, फिर से बताइए। 7153। ये आपने पांचवें साल का इफेक्टिव कैश आउटफ्लो बताया। फिर से बताइए। 7498, 7873, 7873। तो ये आपने इफेक्टिव कैश आउटफ्लो बता दिए ईयर्स 1 to 7। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्वेश्चन में गिवन है। .952, 0.907, 0.864, 0.823, 0.784, 0.746, 0.711, 39521। हम ये बात ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जी अगर क्वेश्चन पेमेंट का होगा तो अगर क्वेश्चन में इनफ्लो आ जाए तो इनफ्लो हमारे पेमेंट के आंसर को कम कर देगा। ये बात हम पढ़ चुके। अब क्या है कि मशीन है तो अपनी ना, 7 साल के बाद हम इसे बेचेंगे, बेचकर हमें पैसे मिलेंगे, कैश इनफ्लो होगा, इनफ्लो आउटफ्लो के आंसर को कम कर देगा। तो आइए आउटफ्लो के आंसर को कम करें। माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैल्वेज वैल्यू। देखो, आपने शुरू में मशीन खरीदी थी 50,000 की, आपने 7 साल में टोटल डेप्रीसिएशन लगा दिया 49,000। 7वें साल के आखिर में इसकी बुक वैल्यू होगी 1,000। बेचोगे भी 1,000 में, तो बेचकर कोई प्रॉफिट लॉस तो होगा नहीं। तो इसका मतलब 7वें साल के आखिर में मिल गए 1,000। लेकिन इसकी प्रेजेंट वैल्यू जानने के लिए आप इसे 0.711 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 711 माइनस हो गए 388
10। ये जो 3810 आया है, इसके सामने आप लिखिएगा नेट अमाउंट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। अब आप ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 को कंपेयर करिए। जिस ऑप्शन में पेमेंट कम है हम उस ऑप्शन को पिक करेंगे, ठीक है ना। कंक्लूजन में लिखेगा सिंस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, since present value of cash outflows are less in option 2, comma, it is advised to purchase the machine, by taking loan from the financing subsidiary, So please come to question number 44. क्वेश्चन नंबर 44 पर आइएगा। PQR Limited has decided to acquire a new car. The cost of the car is rupees 40 lakhs and the company has two alternatives. Number 1, taking the car on lease, and number 2, purchasing the car through own funds. देखिए, हमने लीज फाइनेंसिंग के बड़े सारे क्वेश्चन करे हैं, उसमें एसेट हम किराए पर लाए हैं, एसेट हमने खरीदी भी है, उधार के पैसों से भी खरीदी। अब क्वेश्चन कहेगा तो अपने पैसों की भी खरीद लेंगे, है कि नहीं? मैं कहता हूं अपने पैसों में खरीदना तो हमारे लिए ज्यादा आसान ऑप्शन है। उधार के पैसों पे खरीदो तो लोन की फ्यूचर रीपेमेंट करनी पड़ती थी, फ्यूचर में इंटरेस्ट भी देना पड़ता था। अब ना फ्यूचर में लोन रीपेमेंट का झंझट है, ना ही इंटरेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो अपने पैसों से खरीदने से तो मेरे ख्याल से हमारा तो क्वेश्चन आसान बन रहा है, तो हमें तो कोई शिकायत नहीं है ना। A company is willing to provide the car on lease to PQR Limited for 5 years at annual rental of rupees 8.75 lakhs payable at the end of the year. The vehicle is expected to have useful life of 5 years and it will fetch net salvage value of rupees 10 lakh at the end of year 5. The depreciation rate for tax purposes is 40% on written down value basis. Applicable tax rate is 35% and before tax cost of capital is 13.8462%. ये बड़ी स्टेटमेंट अंडरलाइन करने वाली है, बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए, हमने इतने सारे कैपिटल बस्टिंग के क्वेश्चन करे, ज्यादातर क्वेश्चन में हम क्या देखते थे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ आफ्टर टैक्स लिखा होता था या कुछ नहीं लिखा होता था। कुछ नहीं लिखा तो फिर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार आफ्टर टैक्स लिखा हुआ है। आफ्टर टैक्स तो ठीक है, अब तो इन्होंने बिफोर टैक्स लिखना शुरू कर दिया है। अब ये बिफोर टैक्स का झंझट क्या है, जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी इस क्वेश्चन का आंसर तो आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। हां, तो सुनिएगा, अब ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए, अगर किसी ने आपको 1 रुपया 1 साल के बाद देना है तो आपने उसे कहा जी एक काम करो, आज आप 0.909 दे दो, मैं इसी में सेटल करने को तैयार हूं, और ये 10% के रेट पर कैलकुलेट किया गया।
10% के रेट पर फ्यूचर में 1 साल के बाद मिलने वाले 1 रुपए की आज कीमत 0.909 है। आप 0.909 पर क्यों सेटल करने को तैयार है? रीजन ये है कि अगर आज आपको 0.909 मिल जाए और आप इसको 1 साल के लिए बैंक में जमा करा दो, तो बैंक इसके ऊपर आपको 10% इंटरेस्ट देगा। इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट आएगा 0.091। 0.909 पर 10% इंटरेस्ट आएगा 0.091। जब आप इसका टोटल करते हो तो टोटल कितना आ गया? 1 रुपया। मैं अपनी बात को फिर कहता हूं, किसी ने आपको 1 रुपया 1 साल के बाद देना था, वो आज आपके पास आया, आपने कहा 0.909 दो और सेटलमेंट खत्म करते। आपने 0.909 आज बैंक में जमा करा दिए और बैंक ने 1 साल के बाद आपको 1 रुपया दिया 10% इंटरेस्ट मिलाकर, है कि नहीं? सारी बात अपने आप में सही है, पर आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर रहे हैं और वो है इनकम टैक्स। आप कैसे मिस कर रहे हैं इनकम टैक्स के पॉइंट को? लिसन प्लीज। ये जो 0.091 आप इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, मत भूलिए कि इंटरेस्ट टैक्सेबल इनकम में काउंट होता और गवर्नमेंट को इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स देना पड़ता है। अगर आपने इसके ऊपर 50% टैक्स दे दिया, तो मैं जानना चाहता हूं आज का 0.909 साल भर में 1 रुपया कैसे बनेगा? कैसे बन सकता? माना आप इंटरेस्ट कमाते हैं, लेकिन उसके ऊपर तो आधा तो टैक्स चला गया, तो फिर आज का 0.909 साल भर में 1 रुपया कैसे बन सकता है? यह अपने आप में एक सवाल है कि नहीं? तो मैं आपको इसका इलाज बताता हूं। आप कोई ऐसा बैंक ढूंढो जो आपको 10% नहीं 20% इंटरेस्ट देता। मान लीजिए वो मुझे 20% इंटरेस्ट देता, तो जानते हैं 0.909 का 20% कितना आता है? 0.182 अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, आपने 0.182 कमाया, फिर आप इसके ऊपर ना 50% टैक्स दे दो, तो 50% टैक्स देने के बाद क्या बच गया? 0.091 और 0.909 में 0.091 ऐड करो तो आ गया 1 रुपया, है कि नहीं? आप कमाना चाहते हैं 20% टैक्स से पहले, है ना? दूसरे शब्दों में आप कमाना चाहते हैं 10% टैक्स के बाद। क्या ये बात सही? अरे अगर हमने ही टैक्स देना है तो हम फंस गए भाई। हम चाहते हैं कि हम कुछ कमाएं, लेकिन टैक्स का बर्डन उसके बाद हम निपटाना नहीं चाहते। हम जो भी कमाना चाहते हैं टैक्स के बर्डन के बाद कमाना चाहते हैं। सही बात है? इसलिए आज तक जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए उनमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ या तो कुछ नहीं लिखा जाता था या आफ्टर टैक्स लिखा जाता था। और आप इस बात को समझ लीजिए कि जो भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन करी जाएगी वो उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर होगी जो होगी आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स पर हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ये तो सीधी सी बात है। तो अगर इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स दे रखा है तो पहले हमें इसको आफ्टर टैक्स बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन का आंसर शुरू करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को इस कंटेक्स्ट में हम लोग डील करते हैं। हमें बताया गया है बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13.8462%। तो आप लिखिएगा 13.8462%।
बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13.8462%। ये हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन है बिफोर टैक्स, पर हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए आफ्टर टैक्स। तो आप क्वेश्चन पढ़िए, बताइए टैक्स रेट आपको कितना गिवन है? 35%। ये बात हमने बहुत पहले पढ़ ली है कि बिफोर टैक्स आंसर को अगर आफ्टर टैक्स बनाना हो ना तो 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और आफ्टर टैक्स आंसर को बिफोर टैक्स बनाना हो तो 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड करना पड़ता है। तो मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस टैक्स रेट। Tax rate is 35%. Okay, so it is 9%. After tax cost of capital is 9%. तो आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए, नॉर्मल प्रोसीजर में दीजिए, पर जब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने की बारी आएगी तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करी जाएगी 9% पर। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करी जानी चाहिए उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर जो कि है आफ्टर टैक्स। तो आपने यहां तक लिख लिया है, आप इसके नीचे लिखेगा हेंस द प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशंस, द प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशंस मस्ट बी डन, the present value calculations must be done at rate of 9%, at rate of 9%। लिखेगा ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 के ब्रैकेट में लिखेगा लीज ऑप्शन। तो अगर आप एसेट किराए पर लेना चाहते हो तो आपको हर साल किराया देना पड़ेगा, सीधा सा पॉइंट है। तो बताइए आपको हर साल कितना किराया देना होगा? एनुअल लीज रेंट 8,75,000। आपने लिखा एनुअल लीज रेंट 8,75,000 माइनस टैक्स सेव्ड एट रेट ऑफ 35%। 35% टैक्स सेव करवा लीजिए। कितना है? 306,250। डिफरेंस बताइए। 568,750। ये जो आया है 568,750, इसके सामने लिखिएगा इफेक्टिव कैश आउटफ्लो। ये आ गया इफेक्टिव कैश आउटफ्लो, और इसके ब्रैकेट्स में लिखेगा ईयर्स 1 to 5। पहले साल से लेकर 5वें साल तक ये पेमेंट करनी पड़ेगी आपको। फिर आप लिखिएगा PVAF एट रेट ऑफ 9%। ब्रैकेट्स में लिखेगा ईयर्स 1 to 5।
क्वेश्चन में आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन है, मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन में जो गिवन फैक्टर हैं आप उसका टोटल करके बताएं। 3.8896। Present value of effective cash outflow 568,750 multiplied with 3.8896 1221210। Okay, listen please. ऑप्शन 2 परचेज ऑप्शन। इस क्वेश्चन में परचेज का ऑप्शन कंपैरेटिवली बहुत आसान है, क्योंकि हमने अपने पैसों से एसेट खरीदनी। अगर अपने पैसों से एसेट खरीदेंगे तो पेमेंट हमको उसी समय करनी पड़ेगी। आखिरकार इनिशियल पेमेंट किसे कहते हैं? व्हाट एग्जैक्टली इज इनिशियल पेमेंट? अगर मैंने एसेट खरीदी, मैंने पैसे दिए, तो इसका मतलब मैंने इनिशियल पेमेंट करी। तो आप लिखिएगा इनिशियल पेमेंट। कितनी इनिशियल पेमेंट लिखिए वैसे? रुपीस 40 lakhs, 40 लाख रुपए। पहले के केसेस में क्या होता था कि मुझे लोन रीपेड लिखना पड़ता था ईयर 1 2 3 4 5 में। भाई अब जब मैं अपने पैसों से एसेट खरीदूंगा तो मुझे पहले दिन पेमेंट करनी पड़ेगी 40 लाख रुपए। पर सवाल यह कि इसके बाद क्या? और हमारी समस्या यह कि हम इस चैप्टर में कैश के अलावा कुछ और पढ़ ही नहीं सकते। हम सिर्फ कैश ही पढ़ना चाहते हैं। असल फ्यूचर में क्या कोई कैश की एंट्री आपको नजर आ रही है? सैल्वेज वैल्यू तो एकदम आखिर में है। अच्छा, फ्यूचर में डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड होगा, पर डेप्रीसिएशन में तो कैश होता ही नहीं। क्या है कैश? है आने वाले 5 साल में डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड होगा। माना डेप्रीसिएशन में कैश नहीं है, पर डेप्रीसिएशन की वजह से टैक्सेबल इनकम तो कम होगी, और टैक्सेबल इनकम के कम होने से टैक्स तो बचेगा, और जो टैक्स बचेगा वो तो कैश होता है। क्या ये बात सही है? अब आप लिखिएगा इसके आगे ड्यूरिंग नेक्स्ट 5 years, during next 5 years the amount of tax saving on depreciation is computed below. Yes. Year depreciation at rate of 40%, tax saved at rate of 35%, present value at rate of 9%, ₹1 and total.
आप ईयर के कॉलम में लिखिएगा 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 5। देखिए, आपने कार खरीदी अपने पैसों की और कार आपने खरीदी 40 लाख की। इसके ऊपर 40% डेप्रीसिएशन आप हर साल क्लेम करेंगे WDV मेथड के हिसाब से। तो पहले साल का डेप्रीसिएशन 16 लाख रुपए और हर अगला डेप्रीसिएशन पिछले डेप्रीसिएशन के मुकाबले 60%। दूसरे साल का डेप्रीसिएशन 9,60,000। तीसरे साल का डेप्रीसिएशन 5,7 ओके 5,76,000। चौथे साल का डेप्रीसिएशन 3,4,5,6,000 207,360। ओके, आने वाले 5 साल में ये हर साल डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड होगा और जितना डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड होगा उसका 35% हम टैक्स सेव करेंगे। तो 16 लाख का अगर डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड हो गया तो 16 लाख का 35% टैक्स बचाया जा सकता है। 5,60,000 3,36,000 2,01,600 1,20,960 7,576। तो आप मानते हैं डेप्रीसिएशन भले ही कैश नहीं है, पर डेप्रीसिएशन पे जो टैक्स सेव किया जा सकता है वो तो फ्यूचर कैश सेविंग है। पर ये कैश सेविंग हमें फ्यूचर में होगी। हम तो जिसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू जो है उसके फैक्टर्स हमें गिवन है 0.9174, 0.8417, 0.7722, 0.7084, 0.6499। तो जो भी टैक्स सेव होगा फ्यूचर में, आप मुझे उसकी प्रेजेंट वैल्यू का टोटल बता दीजिए। दोबारा से बताइए। 1085086 1085086। फ्यूचर में जो टैक्स सेव होगा ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। क्या ये बात अपने आप में सही? ओके, एक काम और करिएगा, आप बताइएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैल्वेज वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैल्वेज वैल्यू। अच्छा, 5 साल के बाद हम इस कार को बेचेंगे तो बेचकर हमको कितने रुपए मिलेंगे? 10 लाख रुपए। पर वो मिलेंगे तो 5वें साल के आखिर में ना, तो 0.6499 से मल्टीप्लाई करें। 6,49,900 6,49,900। अच्छा, ये कैलकुलेशन यहां तक हो चुकी है। हम ये ऑलरेडी कह चुके हैं कि क्वेश्चन पेमेंट का है, पेमेंट के बारे में बात करें। आपने शुरू में पेमेंट के बारे में बात करी, पर आप बाद में ये सेविंग के बारे में बात करने लगे। आखिर में आपने सैल्वेज वैल्यू के बारे में बात कर दी।
जब क्वेश्चन पेमेंट का है तो आपको आंसर पेमेंट का देना है, तो अब क्या करें, माइनस कर देते हैं। तो हम क्या पता कर लेते हैं, नेट अमाउंट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज इज इक्वल टू 40 लाख की पेमेंट आप शुरू में करें। हां सुनिए, हमने क्या कहा, 40 लाख पहले दिन चला गया, ओके, उसकी तो वही प्रेजेंट वैल्यू है, जो पहले दिन गया उसकी तो वही प्रेजेंट वैल्यू है ना। ये आने वाले 5 साल की सेविंग है, इनफ्लो है, इनफ्लो आउटफ्लो के आंसर को कम कर देगा। तो आइए आउटफ्लो के आंसर को कम करें, -10,85,086। सिमिलरली सैल्वेज वैल्यू भी इनफ्लो है, ये आउटफ्लो के आंसर को कम कर देगा, -6,49,900। आंसर कितना आ गया, 2265,014। तो आप ऑप्शन 1, मेरा मतलब है लीज के फेवर में है, क्योंकि इसमें आउटफ्लो कम है। लेकिन यह क्वेश्चन आपको पहले से बता चुका था कि आपका आंसर लीज के फेवर में आएगा, यह आपने कोई बड़ी बात नहीं पता करी है। अगर आप क्वेश्चन को देखें, लास्ट लाइन, व्हाट इज द नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग, यानी क्वेश्चन ने आपको पहले ही बता दिया था कि आपका आंसर लीजिंग के फेवर में आएगा। आप सिर्फ यह बताइए कि लीजिंग के कितने फेवर में आंसर आ रहा है। यह लीज का आंसर है और यह परचेज का आंसर है। लीज का आंसर कम है, कितना कम है, 52,804, ठीक है ना। आपसे यह पूछा गया है कि अगर आपने लीज का ऑप्शन पिक किया तो आप कितने फायदे में होंगे। फायदा है 52,804 रुपए। कंक्लूजन लिखेगा, कंक्लूजन लिखेगा, द ऑप्शन ऑफ लीजिंग will be favorable. The option of leasing will be favorable to the extent of rupees 52,804। और ये कैसे आया जरूर बताइएगा ब्रैकेट्स में, दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट। हां जी, अब हम अपने लीज फाइनेंसिंग के कंसेप्ट को कंप्लीट करेंगे और जो हमारे पास एक क्वेश्चन बचा है वो है क्वेश्चन नंबर 41, पेज नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 41। कल की क्लास के बारे में मत भूलिएगा, कल एफएम की क्लास है, 1:45 बजे शुरू होगी, 5 बजे तक जाएगी, ठीक है ना। और ट्यूसडे की क्लास का हिसाब भी मैं आपको बता चुका हूं, ट्यूसडे को भी एफएम की क्लास जरूर होगी, लेकिन उसमें कैश बजट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, पेज नंबर 95। XYZ Limited is considering to acquire an additional computer to supplement its time share computer service to its clients. It has two options. Number 1, to purchase the computer for rupees 22 lakhs. Number 2, to lease the computer for 3 years from a leasing company for rupees 7 lakh and annual lease rent lease rent plus 10% of gross time share service revenue. Lease rents are payable at the year end and computer reverts to the lessor after the contract period.
The company estimates that the computer under review will now be worth rupees 10 lakh at the end of third year. Forecast revenues are, आपको ईयर 1, 2, 3 के रेवेन्यूज गिवन है. Annual operating costs excluding depreciation, lease rent of computer are estimated at rupees 9 lakh. These costs are to be borne by the lessee. इसको अंडरलाइन करेगा. These costs are to be borne by the lessee. XYZ Limited borrows at 16% interest to finance the acquisition of computer. Repayments are to be made according to the following schedule. और नीचे क्वेश्चन कहता है द कंपनी यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड टू डेप्रिशिएट इट्स एसेट, पेज 50% टैक्स ऑन इट्स इनकम. विच अल्टरनेटिव वुड यू रिकमेंड एंड व्हाई? द कैश फ्लोज आर टू बी डिस्काउंटेड एट 8% आफ्टर टैक्स. अब ये शब्द हमें तंग नहीं करेगा, ठीक है ना. ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स होना भी चाहिए. अगर ये बिफोर टैक्स होता तो पहले हम इसे आफ्टर टैक्स करते. आप हेडिंग डालिएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट. इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग कॉस्ट का अमाउंट गिवन है रुपीस 9 लाख. आपने हेडिंग डाली ऑपरेटिंग कॉस्ट, लिखेगा द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ रुपीस 9 लाख. द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ रुपीस 9 लाख हैज टू बी इनकर्ड. The operating cost of rupees 9 lakh has to be incurred irrespective of the fact that the computer is purchased or taken on rent. देखो अगर मैं एसेट खरीदता हूं तो ऑब्वियसली ऑपरेटिंग कॉस्ट का खर्चा मैं नहीं सहन करूंगा तो कौन सहन करेगा भाई? मेरी एसेट है, उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट का खर्चा मैं ही सहन करूंगा. पर अगर मैं एसेट किराए पर लेता हूं तो भी क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट का खर्चा मेरा? पिछले क्वेश्चन में लिखा था सर्विस मेंटेनेंस का खर्चा आपका नहीं है, पर इस क्वेश्चन में लिखा है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट का खर्चा आपका है. यानी अगर मैं एसेट खरीदूं तो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट का खर्चा मेरा, और अगर मैं किराए पर लूं तो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट का खर्चा मेरा. अब एक ऑप्शन तो आपके पास यह है कि आप 9 लाख रुपए की ऑपरेटिंग कॉस्ट को दोनों ऑप्शन में लिखो. परचेज के ऑप्शन में भी लिखो और लीज के ऑप्शन में भी लिखो. या एक काम करो, आप दोनों में ही मत लिखो, क्योंकि अगर आप इग्नोर करोगे तो दोनों में इग्नोर करोगे. ऐसी सिचुएशन में आपके आंसर पे तो फर्क नहीं पड़ेगा. या तो दोनों में काउंट करो या दोनों में डिस्काउंट करो. ठीक बात है ना. तो आप लिखिएगा हेंस दिस कॉस्ट इज टू बी इंक्लूडेड in both the options. This cost is to be included in both the options, or it can be excluded, from both the options. Full stop. It is recommended to adopt the exclusion principle. हमारी सलाह यह है कि आप एक्सक्लूजन के प्रिंसिपल को अडॉप्ट करें, क्योंकि ऐसा करने से आप एक प्रोफेशनलिज्म का एक मैसेज देते हो. आप ये कहते हो कि देखिए हम पता करने में कामयाब हैं कि कौन सा मुद्दा जरूरी है, कौन सा गैर जरूरी है, और हम गैर जरूरी मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते.
अगर एक कॉस्ट दोनों ऑप्शन में इक्वली प्रेजेंट है तो क्या फायदा उस पर बात करने से? जैसे एक सिंपल सा पॉइंट मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए हम एक पेन खरीदना चाहते हैं, सस्ता वाला। तो जी एक पेन तो आता है 10 रुपए का और एक आता है 12 रुपए का। मैं सोचता हूं इसमें से कोई सस्ता वाला पेन खरीदना है। पर मैं जो बात कहना चाहता हूं वो सुने। देखो जी, अगर मैं ये वाला पेन खरीदूंगा या ये वाला पेन खरीदूं, मुझे उसके लिए मार्केट तो जाना पड़ेगा भाई, और मैं रिक्शे पे जाता हूं। तो जी रिक्शे का जो खर्चा है ना, अरे जो बस समझा रहा हूं वो तो सुनो। रिक्शे का खर्चा 10 रुपए और वो 10 ही रहेगा, भले मैं जो मर्जी पेन खरीद के लाऊं। मैं ये वाला पेन खरीदूं तो रिक्शे का किराया तो ज्यादा हो नहीं जाएगा। तो जी ये वाला पेन खरीदूं ना तो 20 रुपए का खर्चा पड़ता है, ये वाला पेन खरीदूं तो 22 रुपए का खर्चा पड़ता है। तो कोई हमसे पूछे जी सस्ता वाला पेन कौन सा है, तो आपको जी ये वाला, क्योंकि 20 रुपए 22 रुपए से कम होता। हमने कहा अगर बेहतर होता आप ये कहते कि 10 रुपए 12 रुपए से कम होता, बेहतर होता आप ये कहते। भाई ये 10 रुपए रिक्शे के किराए को आप क्यों डिस्कस करना चाहते? ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। अरे जो बेकार की बात है उस पर डिस्कशन करके ना आपको फायदा होगा ना हमें फायदा होगा। देखो जी ऐसा है, रेलिवेंट और इररेलिवेंट का फर्क समझिए। बिजनेस में ऐसे बड़े खर्चे ऐसे जो होते रहते, मैं ये काम करूं तो भी होगा, मैं ये काम ना करूं ये खर्चा तब भी होगा। तो फिर मैं उस खर्चे पर बहस क्यों कर रहा हूं जिस खर्चे को रोका नहीं जा सकता, जिस पर दावे नहीं लगा हुआ। हम सिखाते क्या है बेसिकली, आइए रेलिवेंट मैटर्स पे डिस्कशन करें और इररेलिवेंट मैटर को सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं बनाएं। ठीक है ना, यही प्रोफेशनलिज्म की डिमांड बनती है। खैर चलिए, हमने ये तय कर लिया है कि हम इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग कॉस्ट पर डिस्कशन नहीं करेंगे। अब आप लिखिएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 के ब्रैकेट में लिखिएगा परचेज ऑप्शन। यस, ऑप्शन 1 के ब्रैकेट में लिखेगा परचेज ऑप्शन। सबसे पहले ईयर, फिर लोन रीपेड, उसके बाद है इंटरेस्ट पेड, यस। परचेज ऑप्शन में जो आपको कॉलम्स बनाने हैं, ईयर, लोन रीपेड, इंटरेस्ट पेड, डेप्रीसिएशन, टैक्स सेव्ड, देन इफेक्टिव कैश आउटफ्लो, और एक बार आप इफेक्टिव कैश आउटफ्लो कैलकुलेट कर लें तो उसके बाद आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8%। हाँ जी, ये हम परचेज ऑप्शन को डिस्कस करना चाहेंगे। तो क्या आपने एसेट खरीदी 22 लाख रुपए की, उधार के पैसों से खरीदी है आपने, तो वो अमाउंट आपको लौटाना पड़ेगा। क्वेश्चन में लिखा है कि हम इसको कैसे लौटाएंगे। पहले साल 5 लाख रुपए, दूसरे साल 8.5 लाख रुपए और तीसरे साल भी 8.5 लाख।
देखिए वैसे तो इंटरेस्ट हम खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर क्वेश्चन में इंटरेस्ट अगर ऑलरेडी कैलकुलेटेड गिवन है तो फिर हमें एज इट इज लिख लेना चाहिए। पहले साल इंटरेस्ट हम देंगे 3,52,000, दूसरे साल इंटरेस्ट हम देंगे 2,72,000, तीसरे साल इंटरेस्ट हम देंगे 1,36,000। क्वेश्चन में ये सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन है। देखो जी, कंप्यूटर है 22 लाख रुपए का। इंफॉर्मेशन ये है कि 3 साल के बाद उसकी कीमत रह जाएगी 10 लाख। इसका मतलब हमें 3 साल में डेप्रीसिएशन लगाना है 12 लाख। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हर साल डेप्रीसिएशन लग जाना चाहिए 4 लाख रुपए। टैक्स का रेट हमें दे रखा है 50%। तो आप एक काम करिएगा, इंटरेस्ट और डेप्रीसिएशन पर 50% टैक्स सेव करिए। तो पहले साल की टैक्स सेविंग 3,76,000, 3,36,000, 2,68,000। अगर मैं लोन रीपेड को कहता हूं 1, इंटरेस्ट पेड को 2, टैक्स सेव्ड को 3, तो इफेक्टिव कैश आउटफ्लो हो गया 1 + 2 - 3, 1 + 2 - 3। तो पहले साल का इफेक्टिव कैश आउटफ्लो 4,76,000, दूसरे साल 7 लाख। एक मिनट, 1 + 2 - 3, दूसरे साल आपने बताया 7,86,000, तीसरे साल 7,18,000, 18,000 रुपए। यह आपने मुझे इफेक्टिव कैश आउटफ्लो बता दी ईयर 1, 2, 3 के। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट रेट ऑफ 8%, 0.926, 0.857, 0.794, ओके 1684470, 1684470। क्वेश्चन आउटफ्लो का है। अगर इनफ्लो होगा तो आउटफ्लो का आंसर कम हो जाएगा। माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैल्वेज वैल्यू। 3 साल के आखिर में, तीसरे साल के आखिर में हम इस कंप्यूटर को बेचेंगे 10 लाख रुपए में। मल्टीप्लाई करें 0.794 से, $7,94,000 माइनस करें, 890,470, 890,470। Option 2 will be lease option. यस,
इस क्वेश्चन में असल में रेंट दो तरीके का है। एक को मैंने नाम दिया है बेसिक रेंट, दूसरे को 10% ऑफ रेवेन्यू। क्वेश्चन कहता है एक तो आपको हर साल रेंट देना है, दूसरा आपको हर साल रेवेन्यू का 10% पे करना। ये क्वेश्चन में लिखा है हम जो रेवेन्यू अरेंज करेंगे, मैनेज करेंगे, उसका 10% हमें रेंट देना पड़ेगा। तो हमें टोटल रेंट कितना देना है? एक बेसिक रेंट, दूसरा 10% ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, जो भी रेंट हम पे करेंगे उसके ऊपर हमने 50% टैक्स सेव करना। फिर हमें पता चलेगा इफेक्टिव कैश आउटफ्लो। जैसे ही हमें इफेक्टिव कैश आउटफ्लो पता चलेगा, हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे 8% के रेट पर। आपको हर साल रेंट कितना देना पड़ेगा? बेसिक रेंट 7 लाख, हर साल आपको रेंट कितना देना पड़ेगा? 7 लाख। अच्छा, जो आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे उसका 10% भी आपको देना पड़ेगा। पहले साल आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे 22,50,000 रुपए, उसका 10% भी आप रेंट के नाम पर दीजिए, 2,25,000 रुपए। दूसरे साल 2,50,000 रुपए और तीसरे साल 2,75,000 रुपए। साबित यह हुआ कि आपको पहले साल टोटल रेंट देना है 9,25,000 रुपए, दूसरे साल आपको टोटल रेंट देना है 9,50,000, तीसरे साल आपको टोटल रेंट देना है 9,75,000। और आपको जब जितना रेंट देना है उसका 50% तो आप टैक्स सेव करोगे ही। तो अगर आप रेंट दोगे 9,25,000 तो टैक्स सेव करोगे इसका 50%, 4,62,500। अगर आप दूसरे साल रेंट दोगे 9,50,000 तो आप टैक्स सेव करोगे 4,75,000। 4,87,500, ठीक है ना। अब इफेक्टिव कैश आउटफ्लो कैसे निकलेगा? जो टोटल रेंट टू बी पेड है उसमें से टैक्स सेव्ड माइनस कर दीजिए। तो 9,25,000 आप रेंट पे करेंगे, 4,62,500 टैक्स सेव करेंगे, तो डिफरेंस भी यही आ जाएगा 4,62,500 रुपए। 4,75,000, 4,87,500। ओके, 8% के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आप बताएंगे। 0.926, 0.857, 12 लाख, 22,425। पेमेंट का आंसर ऑप्शन 1 में जो है वो कम है, तो हम ऑप्शन 1 के फेवर में हैं। आपको एसेट परचेज करनी चाहिए। हम इस बात को कंक्लूजन में लिखेंगे। सिंस, कंक्लूजन में लिखेगा सिंस प्रेजेंट वैल्यू, since present value of future cash outflows
since present value of future cash outflows are less in option 1, comma, it is advised to purchase the computer. It is advised to purchase the computer with borrowed funds. लीज फाइनेंसिंग का कंसेप्ट कंप्लीट हुआ. आज की क्लास भी कंप्लीट करते हैं. थैंक यू.